प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, संविदा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। विद्यार्थियों, हम क्रमशः इन व्याख्यानों के माध्यम से प्लेटो के विभिन्न दिए गए सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके लिए आवश्यक है कि आपके द्वारा ये जो विहंगम दृष्टि से अध्ययन किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए या इसमें और मैटर संकलित करने के लिए आपको पुस्तकों का विभिन्न नोट्स या अनेक प्रकार के जो संबंधित अध्याय हैं उनका अध्ययन करना होगा। हालांकि ये जो नोट्स हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये इतने आधारभूत स्थान रखते हैं कि इसको समझने के पढ़ने के बाद आपको बेसिक जानकारी संबंधित कंसेप्ट्स की पूरी तरह से मिल जाएगी और उसको आधार मान करके फिर आप उस पर काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके और मैटर कलेक्ट करके अपने परीक्षा में एक अच्छे उत्तर के स्वरूप को दे सकते हैं, जो कि आपको अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अच्छे अंक दिलाने में सहयोगी सिद्ध होगा। आज हम साम्यवाद की आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साम्यवाद की आलोचना वाली बात इसलिए आई क्योंकि वर्तमान में जो हम लोकतांत्रिक प्रणाली देशों में देख रहे हैं, वो साम्यवाद का ही एक परिष्कृत रूप है और वह साम्यवाद जो प्लेटो अरस्तु के टाइम में संचालित था, उस समय की परिस्थितियाँ, देश काल, वातावरण कुछ अलग थे। तो स्वाभाविक है आज हम उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन करते हैं, तो जब विमति की स्थिति पैदा होती है, स्वाभाविक है उसके लिए फिर आलोचना करना अपने आप में एक अलग विचारणीय बिंदु हो जाता है और उस बिंदु को ही आधार मान करके जब देखते हैं तो पहली आलोचना जिसमें निकल के आती है वो है उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। प्लेटो का साम्यवाद बहुसंख्यात्मक उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करता है। इस उपेक्षा से राज्य की एकता नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा है व्यक्तियों का जीवन सीमित। प्लेटो का साम्यवाद व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार का अंत करके व्यक्तियों के जीवन को सीमित करता है। यह महत्वपूर्ण सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा उपस्थित करता है। अगला है प्रगति विरोधी। प्लेटो का साम्यवाद समाज की प्रगति में बाधा डालता है, समाज को असभ्यता और बर्बरता की ओर ले जाता है। देखिए, वो जो हमने अध्ययन किया था कि संतान की उत्पत्ति किस तरह से इस पत्नियों के साम्यवाद में हुई, तो वहाँ जब माता पिता की पहचान या संतान की पहचान न हो पाती है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ प्रगति विरोधी का जो आलोचनात्मक बिंदु है सामने निकल के आता है कि इससे समाज की प्रगति में बाधा आना स्वाभाविक है और असभ्यता एवं बर्बरता की ओर ले जाने वाला सिद्ध होता है। फिर है यौन संबंधों पर नियंत्रण असंभव। प्लेटो का साम्यवाद राज्य
को 3 वर्गों में प्रमुख रूप से यौन संबंधों पर राज्य का नियंत्रण चाहता है। यहाँ पुरुष और स्त्री संरक्षक साथ साथ रहेंगे तो इस प्रकार अनियंत्रण स्थापित किया जाना असंभव होगा। 3 वर्गों में विभक्त करना उचित नहीं। आलोचना के इस बिंदु में हम देखते हैं प्लेटो का साम्यवाद राज्य को 3 वर्गों में विभक्त करके उसकी एकता को नष्ट करता है। अगला है व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक। प्लेटो की साम्यवादी योजना बहुरूपता को समाप्त करके एकरूपता स्थापित करना चाहती है। यह एकरूपता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक हो सकती है। अव्यावहारिकता है इसमें। प्लेटो का साम्यवाद अव्यावहारिक है। यदि समाज पर लागू किया गया तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जिनका समाधान असंभव है। फिर है ऐतिहासिक आधार नहीं। प्लेटो का साम्यवाद काल्पनिक है। हमने पहले भी इस बात की चर्चा की कि ये पूरी तरह से यूटोपियन है, कल्पनावादी है, क्योंकि न तो इसमें कोई ऐतिहासिक आधार है और न इसका कोई व्यवस्थित स्वरूप है जिसे समाज में स्वीकार किया जा सके। व्यक्तिगत संपत्ति होना उचित नहीं। बारकर कहते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकता है तथा व्यक्तित्व का आधार है। इससे सामाजिक उन्नति होती है, जबकि वहाँ साम्यवाद में संपत्ति को सभी के लिए वितरित किया गया है। भयंकर परिणाम वाला बिंदु देखते हैं हम। सभी मनुष्य सुंदर स्त्रियों से यौन संबंध स्थापित करने की चेष्टा करेंगे, फलस्वरूप उनमें द्वेष, घृणा, संघर्ष की स्थिति जन्म देगी। तो ये सबसे बड़ी बुराई वाला आलोचनात्मक बिंदु है कि भयंकर परिणाम उससे निकल सकते हैं। पशु जगत की स्थिति पैदा हो सकती है। परिवार का साम्यवाद मानव जगत को पशु जगत में बदल देगा। एक दूसरे को न जानने के कारण भाई बहन में ही ये सारी स्थितियाँ विपरीत अवस्था को प्राप्त होंगी। महत्वपूर्ण संस्था की समाप्ति। अरस्तु ने परिवार को अत्यंत आवश्यक माना है। परिवार का साम्यवाद एक ऐसी संस्था को समाप्त कर देगा जो उत्तम व्यक्ति है करती है। सार्वजनिक बच्चों का साम्यवाद। प्लेटो का जो परिवार का साम्यवाद है सार्वजनिक बच्चों को जन्म देगा। यह उनको घातक सिद्ध होगा क्योंकि बच्चे व्यक्तिगत होते हैं और यहाँ बात साम्यवाद में सार्वजनिक बच्चों की कही जा रही है, तो इसके परिणाम भी गंभीर होने की पूरी संभावना है। इसलिए यह आलोचनात्मक बिंदु बनता है। शिक्षा योजना की प्रभावशीलता में अविश्वास। प्लेटो ने अपनी इस योजना के अंतर्गत शिक्षा योजना की प्रभावशीलता में अविश्वास प्रकट करता है। यदि उसी शिक्षा योजना में आस्था होती तो साम्यवाद को बाह्य एवं कठोर अनुशासन की योजना को ही उपस्थित नहीं करता है। फिर है संरक्षक वर्ग के लिए कष्टकारक है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का जो साम्यवाद है वो व्यवस्था है राज्य को संरक्षक वर्ग के लिए कष्टदायी हो सकती है। संरक्षक वर्ग को न केवल संपत्ति के अधिकार में वंचित किया है बल्कि उसने उनसे दाम्पत्य जीवन का मधुर रस तथा संतान सुख भी छीन लिया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद की आलोचनाओं ने आलोचकों के द्वारा की गई जो टिप्पणियां हैं वो विशेष रूप से अरस्तु ने भी जी भर की आलोचना की। उस
श्रृंखला में अरस्तू का भी नाम आता है। प्रोफेसर बारकर जैसे विद्वान भी प्लेटो के साम्यवाद की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही आधारों पर उचित नहीं मानते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो वैराग्यवाद का मार्ग है। यानी प्लेटो का जो साम्यवाद है वो निष्कर्ष रूप में ऐसे मानते हैं कि ये वैराग्य की ओर ले जाता है, न कि संसार की ओर ले जाता है। संसार की ओर ले जाना जिम्मेदारी भरा, विभिन्न विकास के चरणों को पूर्ण करने वाला, लेकिन ये जो साम्यवाद है ये पूरी तरह से वैराग्यवाद के मार्ग को प्रशस्त करता है, जो कि आदर्श राज्य के निर्माण में असहयोगी प्रवृत्ति को पैदा करता है। अब हम इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बाद में देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में अगर कोई प्रश्न आता है तो उसकी व्याख्या कीजिए आलोचनात्मक स्वरूप की दृष्टि से। तो हमें उसमें इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या इसका उत्तर बनता है। आदर्श राज्य की हमें विशेषताएं बतानी होंगी उसमें। यहाँ आदर्श राज्य की आलोचनात्मक व्यवस्था की प्रश्न बनता है तो वहाँ आदर्श राज्य की सारी विशेषताएं आएंगी। उसमें शिक्षा योजना आएगी, साम्यवादी योजना आएगी, न्याय के सिद्धांत का स्वरूप उसमें दिया जाएगा, 3 वर्गों के बारे में दिया जाएगा, कानून का अभाव है ये बात बताई जाएगी और दार्शनिक राजा का शासन है इसको भी इसमें समाहित किया जाएगा। फिर आलोचनाएं की जाएंगी न्याय के सिद्धांत की, शिक्षा के सिद्धांत की और साम्यवादी से। तीनों की आलोचनाएं जब हम कर देंगे और उनकी विशेषताओं को लिख देंगे तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर के एक आदर्श राज्य की आलोचनात्मक व्याख्या करने वाला प्रश्न हमारे सामने स्वतः ही उत्तर के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। प्लेटो की दार्शनिक शासन की अवधारणा क्या थी, अगर इस पर प्रश्न बनता है तो हमें इसके उत्तर में है देखने होंगे कि प्लेटो की दार्शनिक जो स्थिति है, अवधारणा है शासन करने की, तो रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की स्थापना की है। उसका राजा दार्शनिक होगा। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की तरह जिन व्यक्तियों में विवेक प्रधान होता है वे ही शासन करने के अधिकारी होंगे। शासन करने के अधिकारी न्यायप्रिय व्यक्तियों को ही उसने बताया है। और दार्शनिक राजा के लिए शिक्षा व्यवस्था की पूरी शिक्षा व्यवस्था होगी, व्यायाम की